आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा ग्रुप के बारे में, कैसे टाटा ग्रुप सक्सेसफुल बना। आज के डेट में टाटा ग्रुप 7.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू सालाना करता है। कोई भी कंपनी जिसकी मल्टीपल डिविजन्स हो, मल्टीपल सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट हो, मल्टीपल कंपनीज हो, वो सस्टेन नहीं कर पाती। एक समय हुआ करता था टाटा के अंदर इंस्टेबिलिटी थी, कंपनी के अंदर कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चरम सुख सीमाएं तान चुकी थी, बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे और कस्टमर सर्विस डाउन की ओर जा रही थी। लेकिन रतन टाटा सर 1991 में कंपनी के एज एन चेयरमैन के रूप में आ जाते हैं। वो दो स्ट्रेटजीज डेवलप करते हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। मेरा नाम है ऋषिकेश शुंबरे, आप देख रहे हैं मास्टर एंटरप्रेन्योरशिप। टाटा ग्रुप की शुरुआत इनिशियली जमशेदजी टाटा ने की थी 1870 में। 21,000 रुपये से उन्होंने एक बैंक करप्ट ऑयल प्लांट जो है वो खरीद लिया। अब 21,000 रुपये आज के डेट में कम हो सकते हैं, लेकिन उस समय बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, क्योंकि उस समय जो गाड़ी हुआ करती थी ना वो 300-400 रुपये में आती थी, जो आज के डेट में 4 से 5 लाख रुपये में आ जाती है। 21,000 रुपये से उन्होंने जो है वो उस प्लांट को उन्होंने खरीद लिया और बाद में उन्होंने जो है उस प्लांट को ट्रांसफॉर्म कर दिया एक कॉटन मिल में, जो कि चिंच पोकली में हुआ करता था। 2 साल बाद उन्होंने उस मिल को बेच दिया प्रॉफिट के साथ और 1874 में उन्होंने जो है वो नागपुर के अंदर जो है वो एक कॉटन फैक्ट्री स्टार्ट की, जिसका नाम था इम्प्रेस मिल। ये कंपनी काफ़ी तेज़ी से प्रचलित होती है और कंपनी जो है वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जो है वो करना स्टार्ट कर देती है। जमशेदजी टाटा के 4 मेन ड्रीम्स थे जो वो कंप्लीट करना चाहते थे, 4 उनके विजन्स थे। एक विजन ये था कि वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर एक अच्छी इंस्टीट्यूशन हो, अच्छा एजुकेशन हो, ताकि आने वाली लीडरशिप हम जब भी इंडिपेंडेंट हो गए तब जो लीडरशिप आएगी वो लीडरशिप कॉर्पोरेट में काफ़ी तेज़ी से काम करे, देश के लिए काम करे, तो उसके लिए उनको जो है वो अच्छा एजुकेशन चाहिए। सेकेंड उनका विजन ये था, वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर एक अपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट हो, ताकि घर घर में देश के अलग अलग कोनों में अलग अलग घरों में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जाए। उस समय इलेक्ट्रिसिटी जो मोस्टली हुआ करती थी ना वो सिर्फ बड़े लोगों के घर में ही हुआ करती थी, छोटे गरीब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नसीब ही नहीं हुआ करती थी। थर्ड सपना ये था, थर्ड विजन उनका ये था, तीसरा, वो चाहते थे कि इंडिया के अंदर अपना खुद का एक आयरन और स्टील इंडस्ट्री हो, आयरन और स्टील कंपनी हो, ताकि हमें ये चीज़ें बाहर से इंपोर्ट ना करने पड़े। और फोर्थ सपना ये था कि वो चाहते थे कि इंडिया की हॉस्पिटलिटी सर्विस यानी कि जो होटल इंडस्ट्री है उसको भी अच्छे से ग्रो किया जाए। उसका मेन रीज़न ये था कि जब ये एक 5 स्टार होटल में गए थे ना इंडिया के अंदर उस समय, तो वहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। उसके बाद इनकी जो है वो एक तरीके से इनको जो है बहुत बुरा लगता है और ये खड़ा कर देते हैं उस समय ताज होटल, जो उस समय भी नंबर 1 था और आज भी टॉप 10 होटल्स में गिना जाता है भारत के। इनके जो 3 सपने थे ना, ये बेसिकली ये अपनी लाइफ में पूरा नहीं कर पाए। इनके जो 3 सपने थे ये इनके बेटे दौरबजी टाटा ने जो है वो कंप्लीट किए। जब दौरबजी टाटा 1904 के अंदर टाटा ग्रुप के चेयरमैन बने, तो उन्होंने अल्टीमेटली टाटा के जो बिजनेसेस थे ना उनको जो है वो ग्लोबलाइजेशन पे ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फोकस किया। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर टाटा के प्रोडक्ट्स जो है वो लेके गए, जिसका टाटा को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो गया। उसके बाद टाटा जो थे वो एक समय पे पीक पे चल रहे थे। $10 मिलियन, $20 मिलियन, $30 मिलियन का रेवेन्यू जो है वो टाटा कंपनी जनरेट कर रही थी। उसी पैसे से इन्होंने इंडिया के अंदर पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट भी बनाया। टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन को भी शुरू किया, जिसे आज हम टाटा स्टील के बारे नाम से जानते हैं। उसी के साथ साथ टाटा इंस्टीट्यूट्स, आप जानते होंगे उस समय जो मेन इंस्टीट्यूट था इनका वो था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ऐसा करके इनका एक इंस्टीट्यूट था जो आगे चल के टाटा इंस्टीट्यूट्स में मर्ज हो गया। और आज के डेट में टाटा इंस्टीट्यूट जो है वो हर एक एजुकेशन सेक्टर के अंदर आपको देखने को जरूर मिलेगा। काफ़ी एक बड़ा प्रचलित इंस्टीट्यूशन है। दौरबजी टाटा कंपनी को ग्लोबल लेवल पे लेके गए, वेस्टर्न कंट्रीज़ में लेके गए, जिसके वजह से इनके रेवेन्यू जो है वो काफ़ी अच्छे से बढ़ गया। लेकिन ये रेवेन्यू $10 मिलियन, $20 मिलियन, $30 मिलियन, $50 मिलियन तक ही सीमित हुआ करता था। 1938 में JRD टाटा के चेयरमैन बनते हैं और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चेयरमैन भी है। इन्होंने टाटा ग्रुप को ऑलमोस्ट 50 ईयर्स दिए थे अपने जीवन के, और उस टेन्योर के अंदर इन्होंने टाटा के रेवेन्यू को, आप यकीन नहीं करोगे, 10x नहीं, 20x नहीं, 30x नहीं, 100x से भी ज़्यादा यानी कि 500x तक बढ़ा दिया था। टाटा का जो रेवेन्यू $100 मिलियन के आसपास हुआ करता था, उस रेवेन्यू को इन्होंने $5 बिलियन तक पहुंचा दिया।
जो कि काफ़ी बड़ी अमाउंट थी उस समय। कैसे पहुंचाया? इन्होंने अल्टीमेटली उन सारे कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट किया जो फ्यूचरिस्टिक था, वो जो काफ़ी ज़्यादा उनको स्कोप था, भविष्य में ये कंपनियां काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी अच्छे से बिजनेस करेंगी। जैसे टाटा एयरवेशन हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस हो गया। आज की डेट में टाटा ग्रुप का जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू आता है ना, वो TCS से आता है। और इसकी न्यू किसने रखी थी? इसकी न्यू रखी थी JRD टाटा सर ने। लेकिन जब ये अपनी कंपनीज बढ़ा रहे थे, अपनी बिजनेस को एक्सपांड कर रहे थे ना, उसी समय टाटा के अंदर इंस्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो गया। क्योंकि जब आप मल्टीपल कंपनीज को बनाते हो ना, तो अल्टीमेटली इंस्टेबिलिटी आती है, कैश क्रंच आ जाता है। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय जो होता है ना, और कुछ हेरा फेरी कर देगा तो उसको मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अल्टीमेटली कंपनी में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा पीक पे आ गई थी 88 के आसपास, 89, 91, 92, 93 के आसपास। 91 में रतन टाटा सर को JRD टाटा जो है वो ग्रुप का चेयरमैन बना देते हैं। और जब रतन टाटा आते हैं तो इसलिए आते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि वो जो है वो नेपो केड़े, नहीं, उनको जो है वो टाटा स्टील को लॉस से प्रॉफिट में लाने की जिम्मेदारी दी जाती है। वो उस जिम्मेदारी को काफ़ी अच्छे से निभाते हैं। उसके बदले में उनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन JRD टाटा सर जो है वो बना देते हैं। अब जब रतन टाटा आ चुके होते हैं ना, तब ये सारी प्रॉब्लम जो थी ना वो पीक पे हुआ करती थी। इंस्टेबिलिटी थी, प्रोटेस्ट कंपनीज में चल रहे थे, उसी के साथ साथ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो होती है ना, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स बेसिकली एक ऐसा टर्म होता है, यानी कि जो आप पॉलिटिक्स अभी आप देश के अंदर देखते हो, राज्यों के अंदर देखते हो ना, वो सेम पॉलिटिक्स एक तरीके से कॉर्पोरेट कंपनीज के अंदर भी होती है। एग्जाम्पल के रूप में समझ जाता हूँ कि जो नारायण मूर्ति सर थे, जब वो इन्फोसिस के CEO और MD थे ना, उनके पास अल्टो करके कार थी और उस समय कंपनी के अंदर ये नियम था कोई और एम्प्लॉय जो है वो अल्टो कार नहीं खरीदेगा। ऐसी कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स जो है आपको दुनिया की हर बड़ी कंपनी में देखने को मिलती है। टाटा के अंदर भी ये थी। रतन टाटा सर इन चीज़ों से परेशान हो गए थे क्योंकि ये कंपनी को डाउन टूवर्ड्स लेके जा रही थी, कस्टमर सर्विस खराब हो रही थी, लोग इनके कस्टमर सर्विस सेंटर के अंदर मार खा के बाहर आते थे, इतनी वाहियात सर्विस इनकी बन गई थी, जिसके वजह से टाटा का नाम डूब रहा था। मिस्टर रतन टाटा सर, इन्होंने 2 स्ट्रैटेजीज डेवलप की। वो 2 स्ट्रैटेजीज की वजह से अल्टीमेटली कंपनी के अंदर इंस्टेबिलिटी, प्रोटेस्ट, कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स ऑलमोस्ट खत्म हो गए और जो कैश फ्लो ऑफ कंपनी होता है, यानी कि जो किसी भी कंपनी का रेवेन्यू होता है ना, वो बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हुआ। कैसे? आइए समझते हैं। इन्होंने सबसे पहली स्ट्रैटेजी बनाई, वो थी टाटा कोड ऑफ कंडक्ट। इन्होंने इस कोड ऑफ कंडक्ट को ऐसे बनाया कि ये टाटा के हर एक एम्प्लॉय और हर एक कंपनी को अप्लाई करना ही पड़ेगा, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। ये एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है। इसके अंदर 4 मेन रूल होते हैं। अगर कोई एम्प्लॉय, कोई कंपनी इन रूल्स को वायलेट करती है तो उनके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लिया जाता है, उनकी नौकरी तक चली जाती है। 4 रूल थे। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा कि इन्होंने कैसे इन रूल्स को एक तरीके से इंप्लीमेंट किया और कैसे ये रूल्स सच में एम्प्लॉयज़ पालते हैं। सबसे पहला रूल ये था कि कोई भी टाटा का एम्प्लॉय अगर टाटा के कंपनी में काम करता है ना, वो हाई मॉरल्स और हाई इथिकल स्टैंडर्ड्स के साथ ही काम करेगा। यानी कि ऐसा नहीं होगा आपको 9 to 5 के लिए काम दिया है तो आप 9 to 5 आएंगे, जो काम बोला है वो करेंगे और चले जाएंगे। नहीं, आपको जो है वो कंपनी को अपनी कंपनी समझ के काम करना पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल देता हूँ, बहुत सारी स्टोरीज आपको टाटा के एम्प्लॉयज़ की मिलेगी। मैं अभी आपको एक ही समझाता हूँ। सुमंत मूलगांवकर करके इनके एक एम्प्लॉय हुआ करते थे। जब टाटा मोटर्स के अंदर स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल सेगमेंट के अंदर गाड़ी बनानी थी पैसेंजर व्हीकल्स के लिए, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट के ऊपर, तो सुमंत मूलगांवकर सर को जो है वो इसकी जिम्मेदारी दी थी। तो सुमंत मूलगांवकर सर क्या करते थे, जब भी रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते थे, जब भी उनकी रिसर्च वगैरह होती थी ना, वो कंपनी के कैंटीन में नहीं जाते थे खाना खाने, या फिर अपने केबिन में भी नहीं खाते थे, वो कंपनी के बाहर चले जाते थे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया। अब कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जो है वो बात करने लगे थे कि यार सर बाहर किधर जाते हैं। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ उनका पार्टलाग करते हैं, उनके पीछे जाते हैं और देखते हैं तो क्या सुमंत मूलगांवकर सर कंपनी के बाहर जाके हाईवे पर एक ढाबे पे रुकते हैं। वहाँ पे ही वो अपना खाना खाते हैं और ढाबे के अंदर जितनी भी गाड़ी आती है उनके ड्राइवर्स, उनके ओनर से पूछते हैं कि आपको कैसी गाड़ी चाहिए, गाड़ी में आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपकी क्या नीड है। ये सारी बातें वो वहाँ पे उन गाड़ियों के ओनर्स और ड्राइवर्स से करते हैं। ये देख के कंपनी के एम्प्लॉयज़ हायर हो गए। वो एक तरीके से सोचने लगे कि भैया ये क्या हो रहा है। उनका जो डेडिकेशन लेवल था ना वो बहुत गजब था। ये बात टाटा की उस समय लीडरशिप को पता चली और उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनके डेडिकेशन के लिए उनको एक ट्रिब्यूट दिया जाए, और जो स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल के ऊपर वो काम कर रहे थे उनको उन्हीं के नाम से, उनको जो उस व्हीकल को जो है उन्हीं का नाम दिया गया, जिसे हम टाटा सुमो के नाम से जानते हैं। टाटा सुमो अपने लेवल की उस समय की सबसे बेस्ट गाड़ी हुआ करती थी और बहुत तेज़ी से बिकी भी थी। हमेशा बहुत सालों तक ये गाड़ी जो है वो बेस्ट सेलिंग कार रही थी। और जो सुमो है, सू का जो पहला SU है उसका मीनिंग है सुमन, और MO जो है उसका मतलब है मूलगांवकर। सेकेंड रूल ये था कि ये जो इथिक्स है, जो हाई स्टैंडर्ड्स है, ये जो हाई मॉरल्स है ना, ये सब नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के ऊपर ही अप्लीकेबल नहीं होंगे, बल्कि
कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी कि जो कॉर्पोरेट लीडरशिप होगी उसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। इसका भी एग्जांपल देता हूँ, 2016-17 के अंदर इंडिया के अंदर जो है वो इंटरनेट पेनिट्रेशन हुआ था। उस इंटरनेट पेनिट्रेशन की वजह से इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां ऑलमोस्ट खत्म हो गई। 3 ही कंपनियां बची थी, आइडिया, एयरटेल और जियो। टाटा डोकोमो भी इंडिया के अंदर थी और वो खत्म हो गई उस पेनिट्रेशन के अंदर। टाटा और डोकोमो ये जॉइंट वेंचर है। डोकोमो एक जापानीज कंपनी थी जिसे टाटा ने इंडिया बुलाया था टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस के अंदर। डोकोमो जापान के अंदर काफ़ी फेमस कंपनी है, काफ़ी अच्छी वहाँ पे चलती है। सो इनकी डील ये हुई थी कि डोकोमो जो है ना वो इंडिया में आएगा तो, लेकिन अगर कंपनी यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं होती है तो जो भी उनका खर्चा होगा वो उनको वापस दिया जाएगा जब कंपनी जो है वो इंडिया को छोड़ेगी। 2016-17 में पेनिट्रेशन की वजह से टाटा का जो टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस होता है टाटा डोकोमो वाला, वो एक तरीके से ठप हो जाता है। कंपनी जो है वो अब इंडिया को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उस समय कंपनी के जो चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, वो थे एन चंद्रशेखरम। आई थिंक मैं उनका नाम जो है वो सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आप जो है उनकी फ़ोटो और उनका नाम जो है देख सकते हैं। इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो पैसे कंपनी को देने हैं डोकोमो को, वो नहीं देंगे। उसके बाद में डोकोमो कंपनी दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर, यूके के अंदर जो है वो टाटा के खिलाफ जो है वो लॉ सूट दर्ज कर देती है, जिसके वजह से टाटा की काफ़ी ज़्यादा बदनामी होती है। रतन टाटा सर इस केस के अंदर आ जाते हैं, वो सारे एग्रीमेंट्स देखते हैं और उसके बाद में वो डोकोमो से माफ़ी मांगते हैं और उनको जो भी पैसे देने का था वो जो है वो दे देते हैं। हालांकि टाटा की बदनामी हो चुकी थी, उसको अब रिकवर करना ज़रूरी था, तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसका उन्होंने पालन किया और एन चंद्रशेखरन को टाटा की चेयरमैन पोस्ट से हटा दिया गया। तीसरा जो उनका रूल था वो ये था कि कंपनी के अंदर जितने भी लोग हैं ना उनकी रिस्पेक्ट करना सबके लिए सेम है और सबके लिए अनिवार्य है। सब व्यक्ति जो कंपनी के एम्प्लॉय, फिर चाहे वो P1 हो या फिर CEO हो, उनकी इज्जत कंपलसरी है, वो एक समान ही है कंपनी के लिए। अब इस रोल के लिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऐसे थे जो इसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं थे, उन्होंने एक तरह से एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। तो रतन टाटा सर भी कमाल थे, उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि जो टाटा के कोड ऑफ कंडक्ट को मानने से इनकार करता है वो अपने लिए अलग जॉब ढूंढ ले, अगर यहाँ पे काम करना है तो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना पड़ेगा। इस डर के वजह से लोगों ने जो है वो इस रूल को भी जो है एक तरीके से मान लिया। फोर्थ इनका रूल ये था कि जितने भी एम्प्लॉयज़ होंगे वो प्रोफेशनलिज्म, फेयरनेस, हॉनेस्टी और इंटीग्रिटी के साथ ही काम करेंगे। ये 4 चीज़ों ने कस्टमर के माइंड के अंदर टाटा का जो ट्रस्ट था उसके वापस एक तरीके से इंक्रीज़ किया और आज के डेट में टाटा कितना ट्रस्टेड ब्रांड है ये हम जो है एक तरीके से जानते ही हैं। अब बात करते हैं सेकंड स्ट्रेटेजी की। जो सेकंड स्ट्रेटेजी है ना वो है द टाटा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल। ये है क्या? देखो, रिसेंटली 2 साल पहले रतन टाटा सर ने एक बात बोली। उन्होंने कहा कि टाटा सन्स का कोई भी व्यक्ति अब जो भी चेयरमैन बनेगा ना वो टाटा का एम्प्लॉय होगा। उनके घर से कोई भी व्यक्ति टाटा ग्रुप या टाटा सन्स का चेयरमैन नहीं बनेगा। वही व्यक्ति चेयरमैन बनेगा जो कंपनी, बिजनेस और कस्टमर को संभालता होगा या फिर जो उन्हें समझता होगा। अब देखो, रतन टाटा सर या फिर जो टाटा ग्रुप है उनकी कंपनी के अंदर जो है ना वो 9 लाख एम्प्लॉय जो है वो काम करते हैं। अब उन 9 लाख में से मोर देन 50% एम्प्लॉयज़ हो गए जो टाटा की कंपनी को भी समझते हैं, टाटा के बिजनेस को भी समझते हैं और टाटा के कस्टमर को भी समझते हैं। अब यहाँ पे जो है ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने बड़े लोगों में से, इतने बड़े अलग अलग एम्प्लॉयज़ में से सही व्यक्ति को चुनना एक काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो एक तरीके से नाराज़ हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि उन्हें एक सेफ्टी वॉल क्रिएट करे जिससे हम फिल्टर कर सके उन लोगों को जो सच में लीडरशिप के लायक है, जिनके अंदर सच में मैनेजमेंट का स्किल है। कैसे करेंगे? अब TBX यानी कि टाटा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल के अंदर होता ये है कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल होता है, यानी कि एक तरीके से एक एग्ज़ाम होता है। जो एग्ज़ाम टाटा की अलग अलग कंपनीज़ के MDs और जो हायर पोस्ट वाले, बिजनेस पोस्ट वाले, मैनेजमेंट वाले एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, वो उस एग्ज़ाम को एक तरीके से कंडक्ट करते हैं, एक क्वेश्चन पेपर बनाते हैं। अब जो एम्प्लॉय, मान लेते हैं आप जो है वो टाटा के अंदर काम करते हो एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर TCS के अंदर, और आप चाहते हो कि अब जो है वो आपको कोडिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं है और आप चाहते हैं कि आपको जो है वो मैनेजमेंट के अंदर लिया जाए, बिजनेस के अंदर लिया जाए, राइट? आपको अभी कोडिंग नहीं करना है, तो यहाँ पे आप जो है ना वो टाटा बिजनेस एक्सेलेंस मॉडल के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि यहाँ पे आपको जो है बिजनेस प्रैक्टिसेस, बिजनेस के स्टडीज़ वगैरह दी जाती है ताकि आप अपना मैनेजमेंट के ऊपर जो है वो एक तरीके से ज्ञान हासिल कर सके, आपको जो है मैनेजमेंट की नॉलेज आ सके। उसके बाद में आपका एक एग्ज़ाम लिया जाता है। वो एग्ज़ाम आपके टाटा के अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं, जो अलग अलग कंपनीज होते हैं, उनके जो लीडर होते हैं ना, वो जो है उस एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं। जब आप उस एग्ज़ाम को पास कर देते हो ना, तो अल्टीमेटली टाटा ग्रुप को ये पता चल जाता है कि आपके अंदर बिजनेस स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट आपका कैसा है, आपका लीडरशिप डेवलपमेंट आपका कैसा है, लीडरशिप स्किल आपका कैसा है, उसी के साथ साथ डिप्लॉयमेंट ऑफ ऑपरेशनल एक्सेलेंस आपका कैसा है। ये तीनों चीज़ों को वो बड़े आराम से मेजर कर पाते हैं और उसके बाद में वो बड़े आसानी से ये तय कर पाते हैं कि उन्हें कौन से एम्प्लॉयज़ को मैनेजमेंट में लेना है और कौन से एम्प्लॉय को मैनेजमेंट में नहीं लेना है।
अब आपने एक बार एग्जाम पास कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आपको डायरेक्ट सीईओ या फिर वीपी बना दिया जाएगा। मैनेजमेंट का ही आपको आना ही है, मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर ही आपको आना है। तो यहाँ पे आपको जो है वो छोटी छोटी पोस्ट दी जाएगी, जिसके बाद में आपको वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस को सिद्ध करना पड़ेगा। जब आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे अच्छा हो जाता है तो आपको आगे 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 प्रमोट जो है वो किया जाएगा। अब IIM से भी जो है वो टाटा की जो कंपनीज है वो हायर तो करती है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हार्वर्ड के बिजनेस स्कूल में भी जो है वो टाटा जाता है, वहाँ से भी जो है वो लोगों को जो है वो सिलेक्ट करता है। अब उनके लिए भी ये सेम प्रोग्राम होता है। अगर आपने IIM से यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के अंदर से आपने जो है वो बिजनेस मैनेजमेंट की जो है पढ़ाई की है, अगर आप टाटा के इंटरव्यू में सिलेक्ट हो जाते हो ना, तो टाटा आपको ट्रेनिंग देता है। वो सेम ट्रेनिंग जो अपने एम्प्लॉयज़ को देता है ना, वो सेम ट्रेनिंग बिजनेस के रिलेटेड आपको भी देता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और टाटा के एजुकेशन मॉडल के अंदर जो है इंटरव्यू के अंदर आप एक तरीके से सिलेक्ट हो जाते हो, तो सेम आपको ट्रेनिंग दी जाती है, आपका एग्जाम लिया जाता है। अगर आप उस एग्जाम में पास होते हो तो आपको नौकरी पर रखा जाता है, नहीं तो आपको जो है टाटा बाया जो है वो आपको बोल दिया जाता है। इन दो स्ट्रेटेजीज की वजह से टाटा के अंदर की इंस्टेबिलिटी खत्म हो गई। कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स आज के डेट में थोड़ी थोड़ी आपको हर एक कंपनी में देखने को मिलती है, फिर चाहे वो एप्पल भी क्यों ना हो है, लेकिन पहले जितनी थी उतनी नहीं है। उसी के साथ साथ कंपनी अभी स्टेबल्स है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो कैश है, कैश फ्लो जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और सालाना हमेशा इंक्रीज ही होता रहा है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई, आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा होगा। अगर आपने कुछ भी सीखा है, आपने थोड़ी भी नॉलेज ली है, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, दूसरे के साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।